नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारी आज की कहानी है नालायक ससुराल। रीमा अपने माँ-बाप की इकलौती बेटी थी और अभी उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन किसी ने संतोष का रिश्ता रीमा के माँ-बाप को बताया था। रीमा की अभी शादी की उम्र ही नहीं हुई थी। वह मात्र 18 साल की थी और अभी ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में पढ़ रही थी। लेकिन माँ-बाप को लगा कि इतना अच्छा रिश्ता हाथ से ना निकल जाए। इतनी अच्छी नौकरी है, लड़के की घर परिवार भी अच्छा है। एक बहन है जिसकी शादी हो चुकी है और एक छोटा भाई है जो अभी पढ़ रहा है। कोई खास बड़ा परिवार नहीं है, तो यह शादी कर देनी चाहिए। हमारी बेटी रीमा हमेशा खुश रहेगी। रीमा अभी शादी करना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे आगे पढ़ना था। लेकिन माँ-बाप ने उसे समझाया कि पढ़ाई तो शादी के बाद भी वह जारी रख सकती है। पर संतोष के माँ-बाप को संतोष की शादी की जल्दी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाए। इसलिए शादी जल्दी से कर लेना ही सही रहेगा। आखिर रीमा को अपने माँ-बाप की बात माननी पड़ी। अच्छा खासा दहेज मांगा था संतोष के माँ-पापा ने और रीमा के पापा ने उनकी सारी मांगों को पूरा भी किया था, क्योंकि रीमा उनकी इकलौती बेटी जो थी और संतोष बहुत अच्छे पोस्ट पर काम करता था। ऊपर से वह पुलिस विभाग में था, तो रीमा के पापा किसी भी कीमत पर इस शादी को छोड़ना नहीं चाहते थे। रीमा की शादी करने के लिए उन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी जमीन बेच दी थी, जिससे कि संतोष के माँ-बाप की सारी डिमांड्स को पूरी किया जा सके और एक बहुत बड़ी रकम खर्च करके अपनी इकलौती बेटी रीमा को ससुराल भेजा था, ताकि वह जिंदगी भर खुश रह सके। लेकिन इंसान जैसा चाहता है वैसा होता कहाँ है। रीमा को ससुराल आने के बाद धीरे धीरे ससुराल वालों की बदतमीजी शुरू हो गई। संतोष पूरी तरह से माँ बाप के कब्जे में था और सिर्फ अपने माँ बाप और भाई बहनों के बारे में सोचता था। रीमा से उसे कोई लेन देन नहीं था। संतोष के पिताजी कुछ खास काम नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी जिंदगी में ज्यादा कुछ कमाया नहीं था। देखा जाए तो संतोष के घर वालों का स्टेटस रीमा के मायके वालों के बराबरी का नहीं था। लेकिन सिर्फ संतोष की नौकरी देखकर रीमा के पापा ने रीमा की शादी संतोष से कर दी थी। अभी नया नया दौलत देखना शुरू किया था संतोष और उसके परिवार वालों ने, और वह पागल हो गए थे। ऊपर से रीमा इतना दहेज लेकर आई थी, तो उन्हें और भी अधिक घमंड हो गया था कि उनका बेटा संतोष इतना अधिक काबिल है कि उसे इतना दहेज मिला है। संतोष की नज़र में रीमा की कोई अहमियत नहीं थी। वह हर काम अपने मम्मी पापा से पूछकर ही करता था और अपनी बहन पर जान छिड़कता था। पर रीमा के पास बस रात को जाता था। रीमा को अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़ती थी तो संतोष बोलता था जाकर माँ से कहो, और माँ से पैसे मांगने पर सासू माँ साफ मना कर देती थी। हर तरह से काबिल होते हुए भी संतोष रीमा की छोटी से छोटी जरूरत को भी पूरा नहीं कर पाता था, और साथ ही साथ कभी कभी अपने माँ बाप और भाई बहनों को खुश करने के लिए रीमा के साथ बहुत बदतमीजी भी करता था, जिसे रीमा चुपचाप बर्दाश्त कर रही थी। संतोष की शादीशुदा बहन जब भी मायके आती थी, संतोष से अच्छी खासी खरीदारी करवाती थी और संतोष भी खुशी खुशी सब करता था। लेकिन रीमा को शादी के बाद से उन्होंने एक जोड़ी कपड़े तक लाकर नहीं दिया था। संतोष के माँ बाप का साफ कहना था कि रीमा तो बड़े घर से आई है, बचपन से ही ऐशो आराम में रही है, उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं रही होगी। लेकिन हम लोग तो शुरू से ही गरीबी में रहे हैं, और अब तुम्हारी नौकरी लगने के बाद हमारे पास पैसे आने शुरू हुए हैं, तो पहले अपने माँ बाप और भाई बहन की सारी इच्छाएं पूरी करो। संतोष के बहन की शादी बहुत छोटे से घर में हुई थी, क्योंकि संतोष के पापा की उतनी ही हैसियत थी और उसके बाद संतोष की नौकरी लगी थी। इसलिए बहन अपने सारे शौक भाई से पूरी करवाती थी और भाई भी खुशी खुशी बहन के सारे शौक पूरे करता था। संतोष का छोटा भाई भी बहुत बड़ी बड़ी डिमांड करता था, जिसे संतोष एक बार में ही पूरा कर देता था, और माँ बाप के लिए तो संतोष जान देने को भी तैयार था। कद्र नहीं थी तो सिर्फ रीमा की। एक बार संतोष की बहन मायके आई हुई थी और रीमा सो रही थी, क्योंकि उसे सुबह से बुखार था। इसी बात को लेकर संतोष के घर आने पर संतोष की माँ और बहन ने संतोष को इतना भड़काया कि संतोष ने
उसी दिन रीमा को बहुत मार मारा था। रीमा को यकीन नहीं हुआ था कि संतोष उसके ऊपर हाथ भी उठा सकता है, और वह अपना सामान उठाकर अपने मायके चली गई। लेकिन संतोष पुलिस विभाग में था और उसने पूरा फायदा उठाया। उसने रीमा के पापा को फोन करके बोल दिया कि गलती से भी मेरे खिलाफ कंप्लेन करने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो आपको और पूरे परिवार को ऐसे केस में फंसा दूंगा कि जिंदगी भर जमानत नहीं होगी। और सच में संतोष बहुत ही बदतमीज था। रीमा के पापा ने लाख कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने उनकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी। कुछ दिनों के बाद संतोष ने फोन करके रीमा को अच्छे से धमकाया। तुम्हें तो पता ही है कि मैं पुलिस विभाग में हूँ और अच्छी पोस्ट पर हूँ। तुम्हारे घर वाले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और अगर तुम सोच रही हो कि मुझसे पीछा छुड़ा लोगी तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। भलाई इसी में है कि चुपचाप घर आ जाओ और अपना घर संभालो, नहीं तो मैं तुम्हारे पापा और भाई दोनों को किसी न किसी केस में फंसाकर अंदर करवा दूंगा, और फिर तुम और तुम्हारी मम्मी रोती रहना। कोई सुनवाई नहीं होगी तुम लोगों की। रीमा को पता था संतोष बहुत ही बदतमीज किस्म का इंसान है और वह उसके जाल में पूरी तरह से फंस चुकी है। वह ससुराल जाने को तैयार हो गई, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके मायके पर कोई भी मुसीबत आए। रीमा के पापा मम्मी को आज अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि संतोष की नौकरी देखकर उन्होंने जल्दी जल्दी में रीमा की शादी कर दी। शादी हमेशा बराबरी वालों से करनी चाहिए। संतोष के साथ शादी करके रीमा की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। यह बात अच्छे से समझ चुके थे। रीमा के पापा ने बोला, बेटा उसकी धमकी को किनारे करो, मैं तुम्हारा तलाक करवाता हूँ, तुम्हारी दूसरी शादी कराऊंगा, मत जा वहाँ। मैं अपनी गलती मानता हूँ। लेकिन रीमा ने बोला, पापा अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, और मैं नहीं चाहती कि अब आप लोगों के ऊपर कोई मुसीबत आए। आपने तो मेरा भला ही चाहा था, पर मेरे नसीब में यही लिखा था, तो कर क्या सकते हैं। कहकर रीमा अपने ससुराल चली गई। संतोष अब और भी ज्यादा बदतमीज हो चुका था, क्योंकि उसने देखा उसके डर से रीमा वापस घर आ गई है। अब तो संतोष और उसके घर वाले रीमा को और उसके घर वालों को और भी अधिक हावी हो गए थे। रीमा की जिंदगी बहुत मुश्किल होती जा रही थी। नौकरों से भी बुरी स्थिति थी उसकी, अपने घर में ही। और संतोष तो अब बात बात पर उसके ऊपर हाथ उठाने लगा था। उसके सास ससुर, देवर ननद सब मजे की जिंदगी जीते थे, लेकिन संतोष के लिए एकमात्र वह नौकरानी थी, उससे अधिक कुछ नहीं। रीमा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। कभी कभी रीमा का दिल करता था कि वह आत्महत्या कर ले, क्योंकि उसके पास तो कोई चारा ही नहीं बचा। संतोष उसे किसी भी कीमत पर छोड़ेगा नहीं, और संतोष का मानना था कि वह कर भी कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि उसने हर जगह अपनी पहुंच बना रखी थी। इसी तरह से रीमा की शादी को 3 साल बीत चुके थे, लेकिन रीमा की स्थिति जस की तस बनी हुई थी। संतोष के घर वाले एक किराए के मकान में रहते थे, क्योंकि संतोष के पिताजी की कुछ खास कमाई नहीं थी, तो वह अपना घर कभी नहीं बना पाए थे। और संतोष की अभी कुछ सालों पहले ही नौकरी लगी थी, तो वह भी अभी तक घर खरीदा नहीं था, खरीदने की सोच रहा था। यह किराए का घर था जो संतोष ने ही अपनी नौकरी के बाद लिया था, जो कि काफी बड़ा था, और इसका किराया 20,000 रुपये महीना था। संतोष की अच्छी खासी कमाई थी, इसलिए वह घर खरीदने की सोच रहा था। जिस घर को संतोष ने किराए पर ले रखा था, वह उसी घर को खरीदने को सोच रहा था। काफी बड़ा घर था, पैसों का इंतजाम संतोष ने कर लिया था। करीब 1 करोड़ रुपए का घर था। लेकिन संतोष ने इतने समय में ही अपनी नौकरी में अपने मेहनत से काफी पैसा कमा लिया, जिसका कि उसके माँ बाप भी पूरा समर्थन करते थे। संतोष को पता था कि अगर घर संतोष अपने नाम पर लेगा तो वह फंस सकता है, कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। इसलिए संतोष ने अपने घर अपने माँ बाप के नाम पर लेने को सोचा था। हालांकि रीमा उसकी पत्नी थी, वह चाहता तो रीमा के नाम पर भी ले सकता था, पर रीमा का उसके जीवन में कोई मोल ही नहीं था। इसलिए संतोष ने घर अपने माँ बाप के नाम पर ही लेना तय किया था, जिससे कि उसके माँ बाप बहुत ही खुश थे, और साथ ही साथ भाई बहन भी। क्योंकि घर माँ बाप के नाम पर रहता है तो उसमें सबका हक रहता है, और संतोष के लिए तो सब अपने ही थे, सिवाय रीमा के। रीमा अंदर ही अंदर बुरी तरह से टूट चुकी थी, और उसे पता था
इस तरह जिंदगी चलती रही तो वह ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगी। रीमा के माँ पापा के भी अपनी नसीबों पर रोते थे और चाहकर भी अपनी बेटी की मदद नहीं कर पाते। खैर, संतोष ने घर की कीमत अदा कर दी थी और घर की रजिस्ट्री होनी थी संतोष के माँ पापा के नाम पर। मकान मालिक ने बोला था, आप जब बोलो जाकर रजिस्ट्री करवा दूंगा। क्योंकि संतोष पुलिस वाला था तो उसके साथ कोई धोखाधड़ी करने को तो सोच भी नहीं सकता था। संतोष अगले दिन अपने मम्मी पापा के साथ मकान की रजिस्ट्री करवाने के लिए जाने वाला था कि रात में जब संतोष अपनी ड्यूटी कर रहा था तो उसने काफी शराब पी ली थी। वह खुद ही अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा था और शराब के नशे में उसने एक भयानक एक्सीडेंट कर दिया जिसमें संतोष की मौत हो गई। किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। थोड़ी देर में वह सूचना संतोष के घर वालों को मिली। घर पर हाहाकार मच गया। यह क्या हो गया? रीमा को भी कुछ समझ में नहीं आया कि अचानक यह सब क्या हो गया। संतोष के माँ पापा और भाई बहन बिल्कुल बेहाल हो गए क्योंकि संतोष ही उनके लिए सब कुछ था। और लाजमी सी बात है कि जिसका जवान बेटा इस तरह से एक्सीडेंट में मारा जाएगा उस माँ बाप को ऐसा ही हाल होगा। रीमा भी बहुत बेचैन हो गई। पर संतोष ने रीमा को इन 3 सालों में इतनी प्रताड़ना दी थी, इतना दुख दिया था कि उसे इस बात से कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसका पति नहीं रहा। क्योंकि उसे संतोष ने कभी भी पति वाला प्यार दिया ही नहीं था। उसने संतोष से सिर्फ लात घुसे खाए थे, अपमान सहा था और संतोष ने जानवरों की तरह उसे नोचा था। इसके अलावा उसके और संतोष के बीच में कोई रिश्ता नहीं था। फिर भी संतोष से रीमा की शादी हुई थी, इसलिए रीमा की आंखों से आंसू आ रहे थे। पर जो दुख एक पत्नी को होता है पति के गुजर जाने पर, वह भी सिर्फ शादी के 3 साल बाद, वैसा कोई दुख रीमा को नहीं था। रीमा के मायके वाले भी अब तक आ चुके थे। पुलिस वाले संतोष की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए ले गए थे। संतोष के घर वाले भी वहीं पर थे ताकि बॉडी को लेकर आ सकें। रीमा घर पर थी अपने मम्मी पापा और भाई के साथ। माहौल बड़ा ही गमगीन हो चुका था। पर रीमा इन 3 सालों में इतना टूट चुकी थी कि अब और अधिक टूटने से उसमें क्षमता ही नहीं बची थी। रीमा के मम्मी पापा और भाई बहन भविष्य के बारे में सोचकर चिंतित हो रहे थे। एक तो ऐसे ही उसकी जिंदगी खराब थी और अब एक और लांछन उनके ऊपर लग गया था। लेकिन रीमा कुछ और ही सोच रही थी। संतोष से वैसे भी उसका कोई खास लगाव तो था नहीं और इतने दिनों में वह पत्थर तो बन ही चुकी थी। तो वह दिल से नहीं दिमाग से सोच रही थी कि एकाएक रीमा के दिमाग में पता नहीं क्या आया। उसने अपने भाई से बोला, भाई जल्दी से चलो, मुझे कहीं चलना है, जल्दी से गाड़ी निकालो। और रीमा ने जल्दी जल्दी अपने सारे डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड वगैरह और फोटो वगैरह निकालने शुरू कर दिए। रीमा के भाई ने बोला, क्या हो गया है रीमा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो और तुम्हें कहाँ जाना है? रीमा ने बोला, वक्त नहीं है भाई, बस मैं जहाँ बोल रही हूँ जल्दी चलो। रीमा के भाई ने गाड़ी निकाली और रीमा भाई के साथ गाड़ी पर बैठकर मकान मालिक के घर की तरफ चल पड़ी। मकान मालिक के घर पहुंचकर रीमा ने बहुत ही सामान्य तरीके से मकान मालिक से बात की और बोला, आज घर रजिस्ट्री होने वाली थी। मकान मालिक ने कहा, हाँ मैडम, आज घर की रजिस्ट्री होनी थी तो मैं खुद ही तैयार बैठा हूँ। रीमा ने बोला, हाँ इसीलिए मैं आई हूँ, घर की रजिस्ट्री मेरे नाम पर होनी है। मकान मालिक रीमा को बहुत अच्छे से पहचानता था कि वह संतोष की पत्नी है और संतोष के घर में क्या हिसाब किताब है, रीमा का क्या रुतबा है, यह तो कोई बाहरी व्यक्ति जान ही नहीं सकता था। मकान मालिक को लगा कि संतोष अपनी पत्नी के नाम पर घर लेना चाहता होगा। मकान मालिक ने बोला, हाँ संतोष जी ने तो पेमेंट पूरी कर दी है, बस रजिस्ट्री करनी बाकी है, तो चलिए वह काम भी निपटा लेते हैं। और रीमा कचहरी चली गई और उसने मकान की रजिस्ट्री अपने नाम पर करवा ली और घर के कागज लेकर घर वापस आ गई। थोड़ी देर के बाद उसके ससुराल वाले भी संतोष की बॉडी को लेकर आ चुके थे और उसका अंतिम संस्कार हो गया। संतोष की सारी अंतिम क्रिया निपट जाने के बाद रीमा के ससुराल वालों ने फिर से अपनी असलियत दिखानी शुरू कर दी। रीमा की सासू माँ ने बोला, डायन खा गई ना मेरे बेटे को, अब यहाँ किसके लिए रुकी है? चल निकल मेरे घर से, तुझे तो अब मैं एक पल भी इस घर में रुकने नहीं दूंगी। जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो तू इस घर में रहकर क्या करेगी? जा जाकर मर जा, जहां पर भी रहना है रहो। इतने दिनों में रीमा ने
कुछ नहीं बोला था। तो रीमा के ससुराल वालों को लग रहा था कि वह धक्के मारकर आराम से रीमा को घर से निकाल देंगे और संतोष की नौकरी उसके छोटे भाई को दिलवा देंगे। लेकिन रीमा इतनी पागल नहीं थी। उसने अपनी सास को जोर का धक्का दिया और बोली, बुढ़िया, अपनी जुबान बंद कर। बहुत सहेली तेरी तेरी और तेरे उस कमीने बेटे की, इन्हीं दोनों की वजह से। लेकिन तेरा यह कुकर्मी बेटा, जिसने मेरी जिंदगी खराब की थी, अब वो इस दुनिया में नहीं है और उसका भूत आकर तेरी मदद नहीं करने वाला है। रीमा के ससुर जी बोले, बहू, तुझे शर्म नहीं आती अपने दिवंगत पति के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए? रीमा जोर जोर से हंसने लगी और बोली, पति? यह क्या पति होता है? मैंने तो कभी जान ही नहीं पाई कि पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है। बस सामाजिक रूप से हम पति पत्नी थे। मैं तो संतोष को बस एक राक्षस के रूप में जानती थी, जिसने मेरी जिंदगी खराब करके रखी हुई थी। और अब मुझे पता है कि वह राक्षस मेरी जिंदगी में बहुत दूर जा चुका है। और जब वह राक्षस ही नहीं रहा, तो उसके रिश्तेदारों से मुझे क्या लेना देना। इस पर संतोष की बहन और भाई ने कहा, हाँ हाँ, अपने मम्मी पापा के साथ चली जाओ ना, तुम्हें यहाँ रोका किसने है? अब भैया तो रहे नहीं, तो तुम यहाँ रहकर करोगी क्या? निकलो इस घर से। रीमा फिर जोर से हंसी और बोली, इस घर से मैं नहीं, तुम लोग निकलोगे, क्योंकि यह घर मेरा है। इसे मेरे पति ने अपने पैसों से खरीदा था और इस घर की मालकिन अब मैं हूँ। तो अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और मेरे घर से तुरंत बाहर निकलो। यह सुनकर संतोष के घर वालों को बहुत हैरानी हुई। उन्होंने तुरंत मकान मालिक को फोन किया, तो उसने बताया कि हाँ, हमें तो रजिस्ट्री करवा दी है आपके मकान की। यह रजिस्ट्री तो आज से 15 दिन पहले ही हो चुकी है। मकान तो मैंने आपके बहू के नाम पर कर दिया। अब तो संतोष के घर वालों की हालत खराब हो गई। रीमा हंसने लगी और बोली, अब यह घर मेरा है, इसकी मालकिन मैं हूँ और इस घर में कौन रहेगा कौन नहीं, इसका फैसला भी मैं ही करूंगी। तो तुरंत के तुरंत अपना सामान समेटो और इस घर से बाहर निकलो, नहीं तो मैं धक्के मारकर बाहर निकलवाने में देर नहीं करूंगी। और हाँ, बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारे छोटे बड़े बेटे की नज़र मेरे पति की नौकरी पर है, लेकिन इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि वह मेरे पति की नौकरी है, उस राक्षस पति की, जिसने मुझे इतना मारा पीटा था, जिससे मैंने अपमान सही थी। तो वह नौकरी तो मुझे ही मिलेगी। तुम लोग अपना इंतजाम कहीं और कर लो। अब जब संतोष के घर वालों को समझ में आ चुका था कि उसके हाथ में अब सब कुछ निकल चुका है, तो उन्होंने अपना रंग बदल दिया और संतोष के पिताजी ने बोला, बहू, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हम तुम्हारे पति के माँ बाप हैं। लेकिन रीमा अब किसी भी इमोशनल ड्रामे में नहीं आने वाली थी। इतने दिनों में वो पत्थर बन चुकी थी। उसने बोला, जब पति ही नहीं रहा तो उसके माँ बाप का क्या मैं अचार डालूंगी? चल निकल यहाँ से, शाम तक यह घर खाली हो जाना चाहिए, कहकर रीमा अपने कमरे में चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। आज उसे बहुत दिनों बाद सुकून की नींद आई थी। दोस्तों, एक दिन समय सबका आता है, बस शांति बनाए रखें। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।